तो तुम्हारा बचपन झूठ था। तुम्हारे फेवरेट पावर रेंजर्स ना सिर्फ ओरिजिनल हैं बल्कि जो तुमने स्क्रीन पर देखा वो अमेरिकन वालों ने बनाया ही नहीं था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पावर रेंजर्स और सुपर सेंटाई के बारे में। अब मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ क्योंकि पावर रेंजर्स बस सुपर सेंटाई के अमेरिकन वर्जन्स थे। तो जो पावर रेंजर्स के मेकर्स थे वो क्या करते थे कि सुपर सेंटाई के सूट और उनके प्रॉप्स ले लेते थे और सुपर सेंटाई यानी जापानीज सीजन की स्टोरी को थोड़ा बदल के हमें दिखा देते थे। पर इतना ही नहीं, क्योंकि एक्शन सीन्स को बार बार शूट करना महंगा पड़ता है तो पावर रेंजर्स डायरेक्ट सुपर सेंटाई के एक्शन सीन्स उठाकर चिपकाकर हमें दिखा देते थे। हाँ, किसी को क्या ही पता चलेगा कि उन सूट्स के अंदर अमेरिकन है या फिर जापानी। इसीलिए कुछ एक्शन सीन्स ऐसे लगते थे कि पुराने कैमरा में शूट हुए हों, उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती थी। तो ये चीजें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर ये सब चीजें जैसे कॉस्ट्यूम्स दोबारा यूज करना, स्टोरी यूज करना और इवन सीन्स चिपका देना, ये बस लीगली होता था। इसीलिए पावर रेंजर्स अमेरिकन एडेप्टेशन थी, ना कि कॉपी। पर इस वीडियो में मैं तुम्हें पावर रेंजर्स और सुपर सेंटाई के बारे में सब बताऊंगा जो एज पावर रेंजर्स फैन तुम्हें जानना जरूरी है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि चाहे पावर रेंजर्स हमारे सुपर सेंटाई की अमेरिकन एडेप्टेशन है, पर दोनों शोज का कल्चर बहुत अलग है, उनकी टारगेट ऑडियंस बहुत अलग है। और सच बताऊं तो कुछ पावर रेंजर सीजन्स जैसे एसपीडी या जंगल फ्यूरी को छोड़ के मोस्टली सुपर सेंटाई ही ज्यादा फन और बेटर सीजन्स होते हैं। पर अब ये वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि अनलाइक सुपर सेंटाई जो तुम्हारे पैदा होने से पहले से चल रहा है और अभी भी सुपर पॉपुलर है, पावर रेंजर्स का ब्रांड डिज्नी एरा के बाद से फीका पड़ता जा रहा है। समुराई और मेगा फोर्स के टाइम इन्होंने नॉस्टैल्जिया बैट करने की भी ट्राई करी और तुम में से कई यंग लोग जो इस एरा से पावर रेंजर्स देखना शुरू किए हों तुम्हें ये पसंद भी होगा। पर हम ओवरऑल देखें तो ये एरा एक फ्लॉप था क्योंकि जो ओरिजिनल पावर रेंजर फैंडम था जो माइटी मॉर्फिन या एसपीडी के साथ बड़ा हुआ वो इन्हें पसंद नहीं करता था और जो न्यू जनरेशन है वो ओल्ड जनरेशन जितनी सपोर्टिव नहीं थी। वो ऑनलाइन समुराई या मेगा फोर्स को बेस्ट बता सकते हैं पर उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। टीवी रेटिंग्स डाउन चली गई, पहले जैसे खिलौने नहीं बन रहे। बेसिकली जो डिज्नी एरा का क्रेज था पावर रेंजर्स का वो धीरे धीरे खत्म हो गया था और अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां पावर रेंजर्स पूरी तरह से रिबूट होने वाले हैं। डिज्नी ने दोबारा इस ब्रांड पर टेक ओवर कर लिया है और इस बार वो सुपर सेंटाई को अडॉप्ट ना करके खुद का कुछ बनाएंगे। तो वो जब बनाएंगे तब बनाएंगे, तब तक के लिए बात कर लेते हैं पास्ट के बारे में। तो चलो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सुपर सेंटाई जापानीज टीवी के सबसे सक्सेसफुल टीवी शोज में से एक ब्रांड जिसको 50 साल हो गए हैं। ये फर्स्ट 1975 में आया था और ऑलमोस्ट हर साल एक नए सीजन्स के साथ ये अभी तक चल रहा है। अब जो पावर रेंजर्स को हम जानते हैं यानी माइटी मॉर्फिन, वो कैनन में तो फर्स्ट पावर रेंजर हैं, पर पावर रेंजर्स की शुरुआत वहाँ नहीं हुई थी। असल में सुपर सेंटाई के पॉपुलर होते ही अमेरिका ने ट्राई किया था उन्हें अपनी कंट्री में मार्केट करने का और इसके लिए उन्होंने सुपर सेंटाई की कंपनी से डील की जिसमें उन्होंने अपनी कुछ मार्वल आईपीज मार्वल कैरेक्टर्स के राइट्स जापानीज कंपनी को दिए और उसके बदले खुद सुपर सेंटाई के राइट्स लिए। अब स्टैनली और कई लोगों ने ट्राई किया पर राइट्स खरीदने के बाद भी वो कोई शो नहीं बना पाए। पर उधर टोई कंपनी ने अपना स्पाइडरमैन शो बना लिया या जिसे हम सब स्पाइडरमैन के नाम से भी जानते हैं। ये शो स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड था बट नाम के अलावा ज्यादा कुछ इसने कॉमिक जैसा नहीं रखा। पर इस शो ने एक चीज करी जिसने सुपर सेंटाई का फ्यूचर पूरी तरह से बदल दिया। तुमने पावर रेंजर्स देखा है तो तुम्हें पता है कि कैसे पावर रेंजर्स की बिगेस्ट पावर है उनके मेगाजॉर्ड्स। पावर रेंजर्स को बिना मेगाजॉर्ड्स के इमेजिन भी नहीं कर सकते। कैसे वो सारे अपनी मशीन्स को मिक्स करके एक जायंट रोबोट बनाते थे। मैं अब तक तो ऐसे किसी से नहीं मिला जिसे जायंट रोबोट्स पसंद ना हो। तो असल में पहली बार ये जायंट रोबोट फॉर्म होने का कॉन्सेप्ट टोई ने अपने स्पाइडरमैन शो में ही किया था जहां उन्होंने स्पाइडरमैन को जायंट मेका दे दिया था। तो जहां मार्वल इन अमेरिका फेल हो गया सुपर सेंटाई को यूज करने में, सुपर सेंटाई ने न सिर्फ मार्वल के कैरेक्टर्स को यूज किया बल्कि उसको लेकर एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया जो अभी तक हम अलग अलग पॉप कल्चर में एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। तो मार्वल के फेलियर के बाद आया सबान। जापानीज सुपर सेंटाई को अमेरिका में लाने वाला बिजनेसमैन का नाम सबान था और इसीलिए हम पावर रेंजर्स के फर्स्ट एरा को सबान एरा बोलते हैं। और सबान के पास एक ग्रेट आइडिया था। देखो, हॉलीवुड में कुछ भी फ्रेश लाना वो भी टीवी के लिए आसान नहीं था। तो उसने क्या किया कि हम पूरी सुपर सेंटाई की फुटेज यूज करेंगे, उनकी फाइट्स, उनके एक्शन सीन्स, उनके मेगाजॉर्ड, उनका डिस्ट्रक्शन, सब कुछ में उनकी फुटेज को यूज किया जाएगा। और फिर उसके बाद हम इंग्लिश एक्टर्स को यूज करेंगे हमारे अपने सेट में। एक्टर हमारे हो गए और बाकी सारी फुटेज उनकी हो गई।
इससे पैसा तो किसी टीवी के कॉमेडी शो जितना लगेगा और फिर भी हमें एपिक फाइट सीन्स देखने को मिल जाएंगे। उन्हें तो सूट्स भी नहीं बनाने पड़े, सब कुछ उन्हें जापान से मिल गया। बस इंग्लिश एक्टर्स को एक्टिंग करनी थी और अपनी आवाज देनी थी। लेकिन उसे डायरेक्ट सक्सेस नहीं मिली। इतने लो बजट पे इतना हाई क्वालिटी शो मिलने के बाद भी अमेरिकन कंपनीज रेडी नहीं थी उस पर पैसा लगाने के लिए। तो उसने क्या किया कि कुछ अच्छे एक्टर्स को हायर किया उस टाइम पे जो सबसे ट्रेंडिंग सुपर सेंटाई था, यानी कि बायोमैन। उसका इंग्लिश रीमेक बनाया बस फर्स्ट एपिसोड का। उसने वहां इसका नाम चेंज करके रख दिया गैलेक्सी रेंजर्स। यस, पावर रेंजर्स से पहले इसका नाम गैलेक्सी रेंजर्स था और फिर वो सालों तक एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक जाता रहा कि कोई उसका आइडिया खरीद ले। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? सुपर सेंटाई को अमेरिका में लाने की ट्राई मार्वल ने की थी और उस टाइम पे मार्वल में जो काम कर रही औरत थी उसका अपना नया कार्टून चैनल था। इस टाइम पे जब सबान अपना आइडिया बेचना चाह रहा था, तो जैसे ही उसके हाथ में ये आइडिया दोबारा आया उसने फटाफट हाँ बोल दी और हमें हमारे फर्स्ट पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन मिले। वो पावर रेंजर्स जिन्होंने हमें सबसे आइकॉनिक टॉमी ओलिवर भी दिया। और अब हमारे पास 30 पावर रेंजर्स सीजन्स हैं, 2 कैनन मूवीज हैं और एक नॉन कैनन मूवी है। तो सबान ने इस ब्रांड को जन्म दिया। मार्वल का भी इसमें हाथ था, फिर डिज्नी ने इसे पॉपुलर बनाया अपने आइकॉनिक सीजन्स के साथ और फिर एंड में नियो सबान इसकी डेथ का रीजन बना। अब मेरे थॉट्स क्या हैं? यस, ये फेयर नहीं है कि उन्होंने प्रॉपर रीमेक बनाने की जगह जापानीज फुटेज का यूज किया और मे भी अगर वो चाहते तो डायरेक्टली जापान के सुपर सेंटाई को मल्टीपल लैंग्वेज में डब करके इंटरनेशनली बेच भी सकते थे। पर थिंग इज, एनिमे खुद एक रेयर चीज थी उस टाइम पे। हम कुछ टीवी एनिमे देख लेते पर जो जापानीज कल्चर था, उनकी मूवीज, उनके शोज उतने अवेलेबल नहीं थे। और सुपर सेंटाई बहुत डिफरेंट है। मैं जानता हूँ कि मुझे ये पावर रेंजर से बेटर लगता है, बट जरूरी नहीं कि तुम लोगों को इसकी यूनिक कॉमेडी और इसका कल्चर उतना पसंद आए। जापानीज शोज, मूवीज और सॉन्ग्स बहुत डिफरेंट हैं यूजुअल चीजों से। अभी देख लो कोरियन सिनेमा, कोरियन ड्रामा जिनमें प्लास्टिक फीलिंग्स होती हैं और बहुत ही क्लीशे सोप ओपेरा टाइप शो होते हैं, वो भी इंटरनेशनली पॉपुलर हैं। कोरियन म्यूजिक जो लिटरली फैक्टर मेड होता, जहां बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस लुक्स और स्टेज परफॉर्मेंस पर डिसाइड करते हैं कि कौन पॉपुलर होगा कौन नहीं, ना कि म्यूजिक टैलेंट पे। स्टिल इनकी मार्केटिंग के चलते इस टाइम पे ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और लोग इनको कंज्यूम करते हैं। इनके पीछे एक डार्क सीक्रेट को इग्नोर करते हुए, चाहे कितने भी फेक लगें। वहीं जो जापानीज पॉप कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है। वो जेन्युइन है और ओवर एग्जैजरेशन में मानते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सुपर सेंटाई हो या कोई भी शो हो, ये लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। या अगर तुम म्यूजिक फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि के पॉप या इंग्लिश पॉप जो कि मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, सेम टोन और सेम स्टाइल में, वो भी क्लासिक म्यूजिक के साथ। वहीं जापानीज सॉन्ग्स और म्यूजिक बहुत डिफरेंट होते हैं, उनके स्टाइल डिफरेंट होते हैं, उनकी टोन यूनिक होती है और कोई म्यूजिक आर्टिस्ट ही ये समझ पाएगा। पर उनका जो म्यूजिक को अरेंज करने का तरीका है वो भी बहुत डिफरेंट है। जापान में भी फैक्ट्री मेड आइडल्स होते हैं कोरिया की तरह, पर उनकी पूरी इंडस्ट्री इस फेकनेस पे नहीं चलती और इसीलिए जापानीज कल्चर को प्रमोट करना टफ है। इवन रेगुलर एनिमे देखने वाले भी जापानीज मूवीज, शोज और सॉन्ग से उतने फैमिलियर नहीं है। तो इसीलिए हॉलीवुड ने सुपर सेंटाई को अमेरिका में बेचने का तरीका निकाला पावर रेंजर्स बनाकर। अब तुम इसे गलत बोलो या सही, पर ये हर किसी के बचपन का हिस्सा है और एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वरना कई लोगों को सुपर सेंटाई का पता तक नहीं चलता। और अब ये ब्रांड और बड़ा होने वाला है डिज्नी की फर्स्ट ओरिजिनल शो के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुमने सुपर सेंटाई देखा है तो कमेंट करो, और अगर नहीं देखा है तो अपना फेवरेट डिज्नी एरा वाला पावर रेंजर्स जरूर बताना कि कौन सा है। और पर्सनली मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब और जापानीज पॉप कल्चर को डिस्कवर करो, ताकि अगली बार जब हॉलीवुड ऐसा कुछ दोबारा बनाए तो एटलीस्ट तुम्हें ऑलरेडी पता हो कि ओरिजिनल कहां से आता है। तो मैं मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक।